तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारा वही बुक रिव्यू सेशन है जो हम हर संडे करते हैं। इसी के इसमें हम समरी डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट रीडिंग एक हफ्ते किताब पढ़ते हैं, उसके बाद में उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि इस किताब से हमने क्या सीखा। तो आज हम बात करेंगे मैन सर्च फॉर मीनिंग के बारे में, जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य। ये बेसिकली जो स्टोरी है, ये पूरी की पूरी कहानी विक्टर फ्रैंकल और जर्मनी में जो भी कंसंट्रेशन कैंप वगैरह जो थे सजा देने के लिए लोगों को बनाए गए थे, उसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है कि कैसे कंसंट्रेशन कैंप का उस टाइम का माहौल था, कैसे वहाँ पे पनिशमेंट दी जाती थी। जो विक्टर फ्रैंकल है, ये बेसिकली उस समय के काफ़ी फेमस साइकियाट्रिस्ट थे। उनको मतलब वो ज्यूस थे, तो उसकी उनको उनकी फैमिली के साथ में, उनकी वाइफ, उनके ब्रदर के बच्चे वगैरह के साथ में कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था। और वहाँ पे उनकी क्या उनका स्ट्रगल रहा, क्या उनकी स्टोरी रही, इस बारे में हम आज बात करेंगे। बेसिकली जो किताब लिखी गई है उनके द्वारा, ये उनके कंसंट्रेशन कैंप के एक्सपीरियंस के बारे में ही है कि उन्होंने वहाँ पे क्या-क्या सीन देखे, क्या-क्या उनकी सफरिंग थी, कैसे कंसंट्रेशन कैंप में लोग जिनकी जान खो देते थे। और ये किताब सुनना उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है जो उस समय अपनी लाइफ के अंदर एक वैल्यू खो देते हैं, जिनको लगता है कि हमारी लाइफ तो कोई वैल्यू रही नहीं और मुझे समझ नहीं आया कि ज़िंदगी जीनी है तो किसके लिए जीनी है, और एट द एंड वो सुसाइड कर लेते हैं। तो कहानी उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है सुनना। तो ये कहानी की शुरुआत होती है जर्मनी के अंदर। बेसिकली ये था कि जो हिटलर था, वो ये सोचता था जो जर्मन जो लोग हैं ना, वे आईएस है, उनका काफ़ी सुपीरियर बिल्ड है, और जो जूइस थे जो उस समय वहाँ पे थे, तो उनको इंफीरियर समझता था। वो सोचता था कि ये हमको ल्यू कर देंगे। तो उसने स्पेशली इनको सजा देने के लिए कंसंट्रेशन कैंपों का निर्माण किया था। कंसंट्रेशन कैंप बेसिकली ऑप्शन थे, वहाँ पे उनको सजा दी थी, वहाँ पे वो कैसे मार देते थे। मतलब इंसानों के साथ में काफी कुछ सलूक होता था कंसंट्रेशन कैंप में। एक कमरे के अंदर जहाँ पे कैपेसिटी 2-3 लोगों के रहने की है, वहाँ पे 100 लोग को ना, मतलब बहुत ज्यादा उनके साथ में अति करी थी ज्यूस के साथ में हिटलर ने। तो उस समय की पूरी कहानी है। तो क्या होता है कि जो विक्टर फ्रैंकल है ना, वो ज्यूस थे, तो उनको उनकी फैमिली को कैप्चर कर लेते हैं ये जो जर्मनी के जितने भी वहाँ के आर्मी, जो वहाँ के सोल्जर्स थे, और उनको डाल के ट्रेन के अंदर उनको ले जाते हैं। तो जब वहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप के बाहर मतलब आते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसा रहता है कि 2 लाइन होती है, एक लेफ्ट जाती है, एक राइट जाती है। राइट में तो वो उनको लेके जा रहे थे जो पूरा वर्किंग कंडीशन में है, जिनकी बॉडी सही काम कर रही है, जो काफी हेल्दी है। लेफ्ट में उनको ले जा रहे थे जो थोड़े से बीमार हैं। तो कंसंट्रेशन कैंप में बीमारों का कोई काम नहीं है। वो क्या करते थे, जो बीमार थे उनको गैस चैम्बर में डाल के जला देते थे, या फिर उनको जहरीली गैस हुआ के फाड़ देते थे। ऑन द स्पॉट उनको डेथ मिलती थी। तो जो विक्टर फ्रैंकल थे, अब ये तो मतलब काफी पढ़े लिखे इंसान थे, काफी मतलब उस समय के समझदार इंसानों में से एक थे ये। इन्होंने मतलब लोगोथेरेपी नाम की एक पूरी मतलब वो है, एक इनकी अपनी मतलब एक थ्योरम है साइकोलॉजिकल टाइप में कि मतलब लोगोथेरेपी क्या होती है, उसके ऊपर काफी इन्होंने काम किया था। क्योंकि खुद भी मतलब इस चीज के अंदर काफी अच्छी थी, मनोविज्ञान के अंदर दूसरे इंसान को समझना, अपने बिहेवियर को समझना। बहुत पढ़े गए इंसान थे विक्टर फ्रैंकल, जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो जब इनको नाजी जो वहाँ के थे, उन्होंने जब कंसंट्रेशन कैंप में डाला ना, वो ये बताते हैं कि वहाँ की जो कंडीशन थी वो इतनी इनह्यूमन थी। मतलब वहाँ पे इंसानों के साथ में इतना गलत सलूक होता था, ना तो उनको प्रॉपर खाने को खाना मिलता था, उनको रहने की जो कंडीशन थी बहुत ही मतलब बदतर कंडीशन। एक कमरे के अंदर इतने लोग, ओढ़ने के लिए 2 कंबल, 100 लोगों के लिए ओढ़ने के लिए 2 कंबल, खाने के लिए मारामारी। खाना उनका मिलता था एक ब्रेड का टुकड़ा और थोड़ा सूप। तो वो विक्टर फ्रैंकल खुद बताते हैं कि जब वो कंसंट्रेशन कैंप में थे ना, और जब वहाँ पे अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देख रहे थे, तो उन्होंने लोगों के अंदर एक चीज नोटिस करी कि जो इंसान अपनी जिंदगी में होप को खो दे रहा था ना, जिसके पास में कुछ ड्रीम नहीं रहा या जो सोच नहीं रहा, जो प्रॉपर ही मतलब सैड होके बैठ गया है, तो उसकी मरने की जो संभावना थी वो 99% बढ़ जाती थी, और एट द एंड वो मर भी जाता था। बेसिकली उन्होंने इस किताब में एक चीज के ऊपर बहुत जोर दिया है, ही हु हैज राइट टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। जिस इंसान के पास में जीने की एक वजह है ना, मतलब एक रीजन है, एक वाई है कि मुझे ये काम क्यों करना है, तो वो इस काम करने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, और मतलब कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है। उसके जीवन में कितना भी गलत गलत हो गया हो, लेकिन वो उस चीज को बर्दाश्त कर सकता है। इस किताब में पिछले यही मेन जो जो कोर में थी किताब का, वो यही है
कि मैन सर्च फॉर मीनिंग, कि एक इंसान जीवन की अर्थ की तलाश के अंदर है। लेकिन विक्टर जो फ्रैंकल है, उन्होंने एक बात बोली है कि तो हम है ना, हम अपनी ज़िंदगी को एक मीनिंग देते हैं। वी गिव मीनिंग टू अ लाइफ। हमें सोचते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी का मीनिंग क्या है। एक्चुअल में ज़िंदगी का मीनिंग कोई नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी को मीनिंग देते हैं कि एक्चुअल में हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। वो एट द एंड जाके हमारे हाथ में ही है, किसी दूसरे के हाथ में है नहीं। और उन्होंने इसमें एक बहुत अच्छी बात बोली है पूरी किताब के अंदर कि देखो, आप मेरे शरीर को बंदी बना लोगे, लेकिन मेरा मन तो बंदी नहीं बना सकते ना। मेरा जो फ्रीडम ऑफ एटीट्यूड है और जो मेरा फ्रीडम ऑफ रिएक्शन है, वो तो एट दी एंड इनके मेरे हाथ में ही है। तुम मेरे गाल पे थप्पड़ मारोगे, मेरे मुंह पे थूक दोगे, या तुम मेरे साथ में कितना बुरा सलूक करोगे, उसके ऊपर रिएक्ट करना, ये तो मेरे हाथ में ही है। तो उन्होंने, विक्टर फ्रैंकल जी ने अपने मन का से कंट्रोल कर लिया था कि मतलब उनके मन में एक होप थी। उनके पास में खोने को क्या था? किसी के पास में घड़ी है। वो क्या करते थे सोल्जर जो वहाँ पे जर्मनी वाले थे, कि जब कंसंट्रेशन कैंप के अंदर वो जिस भी इंसान को लेके जाते थे ना, तो उसकी कोई भी कीमती चीज उससे ले लेते थे। उसका किसी घड़ी ले रहे हैं, किसी का कुछ ले रहे हैं, तो ऐसे करते करते वो उनका सारा कीमती सामान लेते थे और बोलते थे अब तुम्हारा खोने के लिए क्या है। कोई बोलता नहीं, मतलब तुम क्या हो, कहता मैं डॉक्टर हूँ, उसकी जो सर्टिफिकेट वगैरह ऐसा ला देते थे, बोले अब तुम एक मामूली इंसान हो। तो ऐसे करके ना वो मेंटल टॉर्चर करते थे। तो जो विक्टर फ्रैंकल जब वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने पूछा सोल्जर्स ने, भाई तुम क्या हो? तो वो बोलते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मतलब ऐसे बताते हैं अपने बारे में कि मैं एक करा हुआ है मैंने। उनकी पूरी एक रिसर्च थी लोगोथेरेपी के ऊपर, उनकी पूरी जिंदगी की रिजल्ट, मतलब एक रिसर्च थी जिसको वो पब्लिक करना चाहते थे। 10 से 20 सालों की रिसर्च थी। तो वो बोले क्या है तुम्हारे पास में? बोला ये मेरे पास में है। तो उनकी आंखों के सामने पूरी किताब को फाड़ के बुझा देते हैं और बोलते हैं तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। 20 साल की रिसर्च जो उन्होंने पूरी अपने लिख रखी किताबों के अंदर, वो सारी पल भर में जल जाती है कि तुम अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और जिनके बीवी बच्चा वगैरह है, उनको सबको एक अलग से ले जाते हैं कैंप के अंदर। आदमी, हालांकि उनकी भी डेथ हो जाती है, उनकी बीवी मर जाती है, उनके बच्चे मर जाते हैं, सब कुछ उनका खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी वहां से वो जीते जी निकलाते हैं और कैसे अपनी पूरी कहानी बताते हैं। तो उन्होंने अपनी पूरी किताब के अंदर 3 चीजें मेनली बताई है कि जो इंसान के पास में 3 चीजें, जो इन चीजों पर फोकस करता है ना, वो अपनी जिंदगी के अंदर बड़ी से बड़ा जो सफरिंग है, बड़े से बड़ा जो पेन है, उसको ओवरकम करके बेसिकली निकल जाता है। पहली चीज है, उन्होंने जो नोटिस किया कि कंसंट्रेशन कैंप में वही इंसान थे जो सर्वाइव कर पा रहे थे, जो वर्क कर रहे थे। जितना हम अपने आप को वर्क के अंदर इन्वॉल्व रखेंगे ना, अपनी पढ़ाई के अंदर, अपने काम के अंदर, खाली नहीं बैठना, कुछ भी सीखने के ऊपर, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने पे जितना खुद को बिजी रख सकते हैं, उतने चांसेस हैं कि हमारा जो माइंड है ना, वो हमें गलत दिशा में कम लेके जाएगा। जो हमारा ब्रेन है, वो बेसिकली अपने गोल पे काम करेगा। उसके पास में एक रीजन है, एक वाई है, उसके पास एक वजह है। वो अपने आप को नकारा निकम्मा नहीं समझेगा। तो वो ही बोलते हैं कि जो वहाँ पे जितना मैक्सिमम काम पे फोकस कर रहा था ना, जैसे मतलब जेल में इंसान के पास क्या काम हो सकता है, या तो वो काम कर रहा है, नहीं तो फ्री टाइम में जो विक्टर फ्रैंकल थे वो तो एक काम करते थे कि छोटे छोटे जो कागज के टुकड़े होते थे ना, उन पे अपनी रिसर्च को लिख रहे थे। जो भी उनके माइंड में आ रहा था, वो कैसे ना कैसे करके उसको कागज पे उतारने की कोशिश वहां भी कर रहे थे कंसंट्रेशन कैंप में, कि मैं अपने आप को जितना हो सके बिजी रख सकूं। उनका मेन पर्पस उस टाइम पे ये हो गया था कि कैसे मैं बाहर जाके अपनी बुक पब्लिश करवाऊंगा। तो उनका पूरा ध्यान ही अपनी बुक के अराउंड घूम रहा था। कि वो कंसंट्रेशन कैंप में उनके साथ में काफी बुरा सलूक भी हो रहा था, लेकिन उनका जो माइंड था ना, केवल और केवल अपनी किताब को पूरा करने के ऊपर ही बिजी था। उसके बाद में जो दूसरी चीज है जो विक्टर फ्रैंकल ने ढूंढी कि मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो दूसरों को काफी सरवाइव करने में हेल्प करती है, वो है लव। कि जितना हम दूसरों से प्यार करते हैं, या जितना हम दूसरों की हेल्प करते हैं ना कहीं उस चीज से हम खुद को भी, अपने आप को पूरा पाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सेल्फलेस होकर जब हम हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं ना, दूसरों के लाइफ को मीनिंग देना शुरू कर देते हैं, किसी इंसान का कोई डाउट सॉल्व कर देते हैं, या कोई इंसान सामने से हमें बोलता है कि यार आपने मेरे साथ ये किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी लाइफ में बड़ा चेंज आया है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे अंदर ना एक पॉजिटिव शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हमारी जो पर्सनैलिटी है, वो कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी बनना शुरू हो जाती है कि जो दूसरों की हेल्प करता है। और इससे कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को एक मीनिंग मिलता है कि जो हमारा ज़िंदगी है उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खुद के लिए ही हमेशा ऑक्यूपाइड रहे या खुद को लेके परेशान होते रहे। ज़िंदगी का एक अर्थ ये भी है कि हमें दूसरों की भी हेल्प करनी चाहिए, जो कोई हमसे पूछ रहा है। तो उसमें डॉक्टर यही करते थे कि डॉक्टर तो थे वो, तो वहाँ पे जो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था उनकी काउंसलिंग कर देते थे, उनसे अच्छे से बात करते थे, उनको थोड़ा दिलासा दे देते थे। तो इससे उनके मन को काफ़ी सुकून मिलता था कि
पूरे मतलब एक ट्रॉमेटिक जोन के अंदर भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। उसके बाद तीसरी चीज थी सफरिंग। विक्टर फ्रैंकल ने एक बात बोली है कि जिंदगी में जो इंसान ज्यादा सफर करता है ना, उतना ही वो स्ट्रांग बनता है। ऐसा नहीं है कि आपकी जिंदगी में सफरिंग है तो आप कमजोर होकर टूट के गिर जाओगे। सफरिंग कहीं ना कहीं हमें स्ट्रांग बनाती है। देखो राहुल गांधी जो है वो पीएम नहीं बन पा रहा, स्टिल अगला सफरिंग उसके पूरी चल रही है, उसके बाद उसने भारत जोड़ो यात्रा वगैरह करी है। ये क्या है मतलब कि इससे ये मतलब दिखाया जाता है कि एक जो इंसान है ना उसको सफर तो करना पड़ेगा। पांडवों ने भी सफर किया है, श्री राम ने भी सफर किया है, वनवास काटा है, भगवान श्री कृष्ण ने भी सफर किया है। तो हर इंसान के जीवन में जो सफरिंग है ना वो एक पार्ट रहा है। बेसिकली एक जो सफरिंग जो है ना वो हमारी लाइफ का सिनोनियम है। जब तक आप जिंदा रहोगे, मरते दम तक आपकी लाइफ में सफरिंग रहेगी। आज है करियर के रूप में है, कल को बच्चे हो जाएंगे, जैसे मर्जी मान लो, लेकिन सफरिंग कहीं ना कहीं जीवन का एक हिस्सा है। तो उससे उसको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे हम अपने जीवन में खुशियों को और दुख को एक्सेप्ट करते हैं, तो सफरिंग को भी अपनी जिंदगी का एक हिस्सा मान के एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो हमेशा के लिए नहीं रहती, वो एक फेज के रूप में आती है और हमको कुछ सिखा के उसके बाद चली जाती है। वो भी लाइफ का एक पार्ट है। तो विक्टर फ्रैंकल ने ये बात बोली है कि वो इस ट्रॉमेटिक जोन में रह रहे थे, वो कंसंट्रेशन कैंप में रह रहे थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इस बात के लिए किसी को ब्लेम नहीं किया, उन्होंने भगवान को नहीं कोसा। उनकी जुबान पे हमेशा प्रेयर थी। डेली वो प्रेयर करते थे, सुबह भी प्रेयर करते थे, शाम को भी प्रेयर करते थे। उनके मन में एक विश्वास था कि कभी तो सूरज निकलेगा जब इस कंसंट्रेशन कैंप से मैं भी बाहर आऊंगा। कभी तो वो सुबह होगी जब मैं भी अपने पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में अपने घर पे रहूंगा। उनको पता ही नहीं था कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे तो मर चुके हैं। वो इस उम्मीद के अंदर जिंदा रहे कि मैं अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से मिलूंगा, या मैं यहाँ से बाहर निकल के अपनी बुक को पब्लिश करूंगा। उनके पास में एक वाय था, एक रीजन था। उन्होंने अपने आप को एक वजह देती थी जिंदगी की। इसी वजह की वजह से वो वहां से कंसंट्रेशन कैंप से बाहर भी निकलते हैं और अपने आप को मतलब सेफ निकाल लेते हैं। उन्हें पता होता है कि उनकी जिंदगी में फिलहाल कुछ नहीं रहा, लेकिन दूसरों की हेल्प करना ही एट दी एंड उन्होंने लाया का पर्पल बनाया बाद में। और इस चीज ने उनके माइंड को काफी रिलैक्स किया। तो एट दी एंड उन्होंने मतलब अपनी चीज़ों को यही बताया कि हमें अपनी जो सफरिंग्स है ना उसमें भी कहीं ना कहीं एक मीनिंग की तलाश करनी चाहिए कि जो हमारी सफरिंग हमारी ज़िंदगी में ही हो रही है इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है। क्योंकि हर स्ट्रगल इंसान को कुछ ना कुछ सिखाता है। जो स्ट्रगलिंग है, जो स्ट्रगल जो होता है ना, वो इंसान की लाइफ में लर्निंग को लेके आता है। और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कभी लाइफ में स्ट्रगल ना किया हो। हम जो सुबह उठते हैं 5 बजे, ये भी अपन में एक स्ट्रगल है। पर हम ये स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, इसका एक रीज़न है। अपने अपने आप को हम एक वजह देने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ताकि हमारी लाइफ में एक वजह रहे। हम अपने आप को एक कॉन्शियसली रूप में अपनी इंटेंट को सेट कर सकें। जिसके दिन की इंटेंशन जिसके दिन की इंटेंशन दिन के शुरुआत उनके से ही सेट हो जाती है, उसका जो दिन का जो एंड होता है वो भी कहीं ना कहीं उसके हाथ में आ जाता है। तो विक्टर फ्रैंकल इस किताब में यही बात बोलते हैं कि वी मस्ट फाइंड मीनिंग इन लाइफ। हमें अपनी लाइफ के अंदर हमेशा मीनिंग की तलाश करते हैं। हमें मीनिंग की खोज करनी भी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी का एक्चुअल में अर्थ क्या है। बट एट द एंड वी एक्चुअली गिव मीनिंग टू लाइफ। हम अपनी ज़िंदगी को मीनिंग देते हैं, सोचते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारी लाइफ के टारगेट्स क्या हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ही होते हैं जो कहीं ना किसी रूप में अपनी डेस्टिनी को बना रहे होते हैं। बाद में वो बोलते हैं कि 3 ही रास्ते हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को मीनिंग दे सकते हैं। पहला है काम, दूसरा है प्यार, तीसरी है सफरिंग। ये 3 चीज़ हैं, ये हर एक इंसान की ज़िंदगी में कांस्टेंट है। जैसे कि चेंज हमारे जीवन में कांस्टेंट, वैसे ही ये 3 चीज़ कांस्टेंट है। पहला काम, दूसरा प्यार, तीसरी सफरिंग। काम भी इंसान करेगा हमेशा, प्यार भी जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी से होगा। यहाँ प्यार का मतलब लड़का लड़की वाला सेक्सुअल प्यार नहीं है। यहाँ प्यार की सेंस है कि आप किसी जानवर से ही प्यार कर सकते हो, आप किसी इंसान की हेल्प करके उससे प्यार कर सकते हो। प्यार एक जनरल सेंस है। प्यार हर कोई एक दूसरे से कर सकता है। आप अपने बेस्ट फ्रेंड से प्यार कर सकते हो। हर इंसान के साथ हम रहते हैं, हमें उससे प्यार होता है। और सफरिंग का अर्थ यही है कि जब तक जिंदगी चलेगी तब तक सफरिंग भी कहीं ना कहीं रहेंगी। वो मेंटल भी रह सकती है, फिजिकल भी रह सकती है। ये सफरिंग तो है कहीं ना कहीं। उसके बाद में उन्होंने जो विक्टर फ्रैंकल थे, उन्होंने लोगोथेरेपी मतलब एक बनाई थी। वो बेसिकली इसी के ऊपर थी, लोगोथेरेपी, कि वो मतलब जिंदगी का जो एक्चुअल में मीनिंग है ना वो इंसान ढूंढने में अलग पड़ती थी कि मेरी जो लाइफ है इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। वाई आई एम हियर, मुझे करना क्या है जिंदगी के अंदर, क्या है। क्योंकि हर इंसान की जो एक चीज होती है उसका एक पर्पस होता है। पानी की बोतल है, उसका पर्पस क्या है, इंसान की प्यास हटाना। कपड़े हैं, उनका पर्पस क्या है कि हम पहने, हमारा शरीर उनसे सेफ रहे।
एक जो मोबाइल है उसका पर्पस क्या है, हम कोई इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरतों के लिए। एक अपना ये डस्टबिन है, उसका पर्पस क्या है, उसमें हम कूड़ा डालते हैं। तो हर चीज़ में एक पर्पस है। एक जैकेट है, उसका पर्पस क्या है, वो हमें सर्दी से बचाती है। एक जूता है, उसका पर्पस क्या है, उसको पहन के हम वॉक पे जाते हैं। तो हर चीज़ का एक पर्पस होता है। तो इसमें यही है लोगोथेरेपी में, ये इंसान की हेल्प करती है उसकी ज़िंदगी के अंदर उसका मीनिंग ढूँढने के लिए, उसका पर्पस ढूँढने के लिए कि एक्चुअल में मैं इस ज़िंदगी में आया क्यों हूँ और मेरे लाइफ़ का एक्चुअल में पर्पस क्या है? व्हाई आई एम हियर? तो लोगोथेरेपी इंसान का पर्पस ढूँढने में उसकी हेल्प करती है कि उसकी ज़िंदगी में उसका क्या मीनिंग है, क्या उसका पर्पस है और वो इंसान कैसे अपनी हार्डशिप और सफ़रिंग के साथ में कोप अप करके अपनी ज़िंदगी के एक्चुअल पर्पस को, एक्चुअल मीनिंग को ढूँढ सकता है। मेरे को एक इंसान थे बहुत पहले, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, बहुत पहले बोली थी मुझे ये बात, जब काफ़ी फ्रस्ट्रेट था लाइफ़ में मैं। तो मतलब उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि मोहित, तुम्हें लाइफ़ में कभी भी कुछ समझ में ना आए ना कि ज़िंदगी में सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लाइफ़ बहुत ही बेचैन है, गलत रास्ते पे जा रही है, तो एक काम करना, सुबह उठना 4 बजे, साढ़े 3 बजे या 3 बजे, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और खुद के साथ एकांत में बैठना और अपने आप से बात करना और तुम्हारे जो सवालों के जवाब है ना, वो तुम्हारे अंदर से ही आएँगे कि एक्चुअल में तुम क्या कर रहे हो। या फिर एक काम करना, एक व्हाइट पेपर और एक पेन लेके बैठना, खुद से ही सवाल करना और खुद से ही जवाब लिखना। तुम्हारे अंदर सारे सवालों के जवाब हैं। पर चीज़ें क्या है, हम खुद के ऊपर रिलाई करने की बजाय हम दूसरों पे इतना रिलाई कर लेते हैं, हमें कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता है कि हम तो अपने आप में अधूरे हैं। हर कोई एक्चुअल में अपने आप में पूरा होता है, बट समय के साथ-साथ हमारे ऊपर एक ऐसी डाउट की सेल्फ डाउट मान लो या हेट मान लो, एक ऐसी डस्ट चढ़ जाती है, उस डस्ट हमारा जो एक्चुअल जो देखने का नज़रिया होता है ना, उसको ख़राब कर देती है। फिर उसी डस्ट पे सारे हमारे आगे ज़िंदगी चलनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे एक इंसान है, उसको मान लो सही प्यार नहीं मिला, कोई लड़की उनकी ज़िंदगी में आई और उसने उसे चीट कर दिया या फिर उसको धोखा मिला, तो उसके माइंडसेट पे एक ऐसी डस्ट आ जाएगी कि हर लड़की चीटर होती है। या कोई लड़की है, उसको किसी लड़के ने चीट कर दिया, उसका इस्तेमाल करा छोड़ दिया, तो उसके माइंड में आएगा कि हर लड़का ऐसा होता है, वो लड़कियों का केवल इस्तेमाल करता है मज़े के लिए और छोड़ देता है। तो एक्चुअल में तो रियलिटी नहीं है, वो आपका अपना एक्सपीरियंस है। लेकिन जो दुनिया में जो दूसरे लोग हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि सबका एक्सपीरियंस आपके जैसा ही रहे। 100 लोग हैं, अगर 100 के 100 लोग किसी चीज़ के साथ में रह रहे हैं, तो उनका सबका एक्सपीरियंस अलग होगा। तो बट हम क्या करते हैं, हम उस एक्सपीरियंस को ही अपनी रियलिटी मान बैठते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये जो एक्सपीरियंस है ना, यही ज़िंदगी की रियलिटी है और यही बार-बार रिपीट होगा। उस चीज़ के लिए हम खुद को ब्लेम करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, भगवान को ब्लेम करते हैं, अपनी ज़िंदगी को कोसते हैं। और एक बहुत सही बात कही गई है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, जिन चीज़ों को हम सारा दिन कोसते हैं ना, वही चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप हमेशा अपने अंदर कमियाँ ही देखोगे ना, तो आपकी जो अंदर की कमियाँ हैं, वो धीरे-धीरे और बढ़ेंगी। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे पेट पे चर्बी है या मैं बहुत मोटा हूँ या बहुत मोटी हूँ और अपनी बॉडी को देख के खुद को डिस्गस्ट कर रहे हो या खुद को हेट कर रहे हो कि तू कैसा है, तो ज़िंदगी कभी इम्प्रूव हो ही नहीं सकती। वहाँ से वो चीज़ें और ज़्यादा खराब होएँगी, क्योंकि आपने खुद के शरीर को ही एक्सेप्ट करना छोड़ दिया। हमारा शरीर है, मेरा हाथ, ये सुनते हैं, इनके अंदर कॉन्शियसनेस है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं जो बोल रहा हूँ अपने हाथ को या अपने पैरों को या अपने पेट को, तो वो सुन नहीं रहा है, वो एक्चुअल में सुन रहा है। वो कॉन्शियसनेस है, तो ही वो ज़िंदा है। जिस तरह हम खुद से बात करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। खुद को आप इंटरनली गालियाँ बक रहे हो, कई लोगों की हैबिट होती है खुद को गाली देने की, वो खुद को ही गाली देते हैं। तू तो मंदबुद्धि है, तेरे में तो दिमाग नहीं है, तू तो टिया है, तू फलाना है, बहुत खुद को गंदी-गंदी गाली देते हैं। एट द एंड वो क्या कर रहे हैं खुद को गालियाँ दे-दे के? वो अपना मेंटल टेम्परामेंट वैसा ही बना रहे हैं, क्योंकि वो रियलिटी को वैसा ही बाँध रहे हैं कि मैं ऐसा ही हूँ एक्चुअल में। आई यूज़ दिस टर्म बिकॉज़ ये काफ़ी कॉमन है, जो लोग अपने आप को बोलते हैं, लड़के भी अपने आप को बोलते हैं, लड़कियाँ भी अपने आप को बोलती हैं। वो खुद को ये चीज़ बोलते हैं कि मैं मंदबुद्धि हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये एग्ज़ाम मेरे लिए नहीं बना, ये सब्जेक्ट बहुत टफ है। जैसी वोकैब्युलरी इस्तेमाल करोगे, वही कहीं न कहीं बाद में रियलिटी बनती है। अब विक्टर एफ फ्रैंकल हैं, अब जे उस टाइम कंसंट्रेशन कैंप में थे, तो वहाँ जो कैदी वगैरह थे, तो वो खुद को कोसते थे कि अरे मैं तो नहीं बचूँगा, मैं तो मर जाऊँगा, भगवान ने जीता जी नरक दिखा दिया। मर जाते थे वो। और विक्टर फ्रैंकल थे, वो अपना प्रेयर करते थे, थोड़ा बहुत खाना मिलता था उसको थैंक यू बोल के खाते थे और कहीं न कहीं मतलब हर चीज़ के अंदर, हर दुःख के अंदर भी उन्होंने कहीं न कहीं एक सुख देख लिया था। दुःख में उन्होंने सुख तलाश कर ली थी। और जब हम छोटे होते थे, तो मुझे तो याद नहीं है कि मेरी क्लास के अंदर इन्वर्टर था या जनरेटर था। तो जब स्कूल की लाइट जाती थी, तो पंखे तो नहीं चलते थे और जून का मतलब मई का महीना होता था, बढ़िया तपती धूप होती थी, काफ़ी गर्मी होती थी।
खिड़कियों से धुआं आती थी, तो उस टाइम क्या होता था कि कॉपी का जो गत्ता होता है ना, उस गत्ते से अपने आप को हवा करते थे, या कोई रुमाल से खुद को हवा करता था, या खिड़की की जो लू वाली हवा है वो भी कई बार ठंडी लगती थी। टूटी हुई खिड़की होती थी, वहां से हवा आती थी। तब तो हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि एसी होना चाहिए, कूलर होना चाहिए। उस माहौल में भी खुश थे। एक कागज को पार के उसमें दसना को निकाल के बोतल में डाल के पी लेते थे। तो अपने आप में उस समय हम उस चीज के अंदर ही खुशी की तलाश कर रहे थे। ऐसा सोचते थे यार कब स्कूल खत्म होगा, कब हमारी छुट्टी होगी। हर क्लास के अंदर टीचर मान लो पढ़ा रहा होता था, तो हम क्या करते थे कि बुक्स पे खेलते थे, कुछ कुछ भी करते थे, जैसे हर कोई करता है जो छोटा होता है। तो उस समय तो वो जो स्कूल है वो बच्चे के लिए कंसंट्रेशन कैंप ही है ना। वो सोचता है कि फंस गए यहाँ पे, आगे में 8 बजे आएगा, अभी छुट्टी 2-3 बजे होगी। तो वो चीज़ है, तो उस चीज़ को हम ओवरकम करके यहाँ तक आ गए। हमने अब सारे एग्जाम दे दिए, आज हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हम 12th के बाद में बिना कॉलेज गए अगर सीधा ही कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते ना, तो कहीं ना कहीं वो एग्जाम 6 महीने में निकल जाता। लेकिन गलती हमारी यहाँ होगी, हम कॉलेज में गए और हमने इतने लोगों को सुन लिया, इतने लोगों के एक्सपीरियंस सुन चुके कि हमारे माइंड में उस चीज़ को लेके ना इमेज इतनी ज़्यादा बड़ी बन गई है ना, लार्जर देन लाइफ, कि हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि तो बहुत डिफिकल्ट है, इसको तो प्राप्त करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और जिस चीज़ को आप डिफिकल्ट मान लोगे वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट बन भी जाएगी, क्योंकि आप उसको एज रियलिटी मान रहे हो। हमारा जो ब्रेन है, इसकी जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, इसका हम ढंग से 1% इस्तेमाल भी नहीं कर रहे एक्चुअल में। डेविड गोगिंस जो है और जो बहुत बड़े बड़े बंदे निकले हैं वो भी इस ब्रेन के थ्रू ही निकले हैं। अपने ब्रेन के ऊपर कैसे धीरे धीरे उन्होंने कमांड हासिल करनी शुरू कर दी, कैसे उन्होंने डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में इनकलकेट किया। चीज़ें उतनी ही बड़ी होती हैं जितना उनको आप अपने माइंड में मान लेते हैं। अगर हम अपने दिमाग के अंदर हर चीज़ को डिफिकल्ट मानेंगे ना, तो चीज़ें एक्चुअल में डिफिकल्ट हो जाएंगी। लाइफ में एक चीज़ है कि विक्टर एफ फ्रैंकल जो है कि किताब को पढ़ के मेरे को एक समझ में आई है कि जिंदगी तुम्हारे सामने क्या सिचुएशन फेंकेगी ना, वो तुम्हें कभी समझ नहीं आएगी। लेकिन उस जिंदगी की जो सिचुएशन तुम्हारे सामने आ रही है ना, उसके साथ तुम कैसे डील कर रहे हो, ये कहीं ना कहीं एट द एंड तुम्हारे हाथ में ही है कि तुम्हारा माइंडसेट कैसा है। टफ सिचुएशन आती है, कुछ लोग होते हैं उसको सरवाइव करते हैं, कुछ आते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। जैसे कोरोना का टाइम आया था सबकी लाइफ में, काफी टफ सिचुएशन थी। जब कोविड-19 आया था उस समय काफी अच्छे से अच्छे लोग थे जो काफी मेंटली फिजिकली टूट गए थे। उनको लग रहा था कि दुनिया का अंत हो चुका है। बट क्या हुआ एक्चुअल में, हम कोरोना को ही पार करके आ गए। तो इस किताब को पढ़ के हमें एट द एंड यही शिक्षा मिलती है कि लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो सकती है हमारे साथ में, बट हमें अपने आप से एक ही सवाल करना चाहिए कि यार आज ये क्षण मेरे साथ में है, लेकिन ये सारी जिंदगी नहीं रहने वाला। दिस इज ओनली टेम्परेरी, कुछ समय की बात है, अच्छा टाइम भी आएगा। वो जो फ्रेज है ना, ये अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ये फ्रेज भी कहीं ना कहीं एक आशा की किरण है, एक होप है। और उसी होप के साथ ही इंसान जिंदा रहता है। जिस इंसान की जिंदगी में होप है ना, जिसकी जिंदगी में एक होप है, उसके सर्वाइव करने के चांस 99.9% है। लेकिन जो आदमी अपनी होप खो देता है ना, वो सर्वाइव फिर कर नहीं पाता, वो कैसे ना कैसे मर जाता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में होप ही नहीं है, आशा ही नहीं है। तो ये किताब हमें एट द एंड यही सिखाती है कि अपनी ज़िंदगी में एक होप रखें, काम करते रहें, सफरिंग लाइफ का एक हिस्सा है, और दूसरों से प्यार करें, खुद प्यार करें। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है दूसरों से नफरत करने के लिए या हेट फैलाने के लिए। अपनी ज़िंदगी को खुद मीनिंग दें, ना कि ज़िंदगी में मीनिंग तलाशें। जो लोग ज़िंदगी में मीनिंग तलाशते हैं वो कहीं ना कहीं एट द एंड फिलोसोफर बन जाते हैं। लेकिन जो इंसान अपनी ज़िंदगी को खुद मीनिंग देता है ना, कहीं ना कहीं एट द एंड तो अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर लेता है। काफ़ी लोग होंगे जिनको ये चीज़ें यूजलेस लगती हैं कि बुक्स पढ़ने से क्या होता है, ये सब करने से क्या होता है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ लाइफ में कि हमें हर चीज़ को जानना चाहिए, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कब कौन सी चीज़ हमारे कहाँ क्लिक कर जाएगी, किस चीज़ से हमें कहाँ होप मिल जाएगी, हमें खुद नहीं पता होता। जो इंसान काफ़ी परेशान है, कहीं न कहीं ये किताब की कुछ बातें उसे कुछ होप दे सकती हैं। अगर हर वीक वो इंसान वो किताब पढ़ रहा है, माना आपकी ज़िंदगी में कोई ज़ोन चल रहा है, आप प्रोफेशनली कोई चीज़ का तैयारी कर रहे हो या काम कर रहे हो, लेकिन इंसान की एक पर्सनल लाइफ भी तो होती है ना। व्हाई आर यू मिक्सिंग योर पर्सनल लाइफ विद प्रोफेशनल लाइफ? पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ अलग-अलग होती है, उनको मिक्स मत करो आपस में। आप किसी कॉम्पिटिटिव टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, आईआईटी, जेईई की कर रहे हो, वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, दैट्स जॉब, करो उसको। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में आने के बाद जहाँ आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड हैं, आप
खुद है, आपकी हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, उसको मिक्स करने की नीड ही नहीं है। ज़िंदगी नहीं होती कि सुबह उठते ही अपना पढ़ाई, रात को सो रहे हैं बड़े, मेंटल स्ट्रेस खराब हो जाएगा। 24 घंटे होते हैं हमारे पास में, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को करोगे तो चीज़ें इतनी बड़ी नहीं है, जितनी बड़ी अपन ने उसको बना दिया है। मेडिटेशन करना, बुक रीडिंग करना, वर्कआउट करना, ये सारी की सारी चीज़ें एक ज़िंदगी जीने का तरीका है। जितने जल्द इसको अपना लो उतना बढ़िया रहेगा, नहीं तो बाद में फिर डॉक्टर दलते ही हैं दवाई देने के लिए। चलिए आज का हमारा सेशन यहीं तक है। अब मैं रिकॉर्डिंग को पॉज़ करके आपसे सवाल पूछूँगा कि आपको इस किताब के अंदर ऐसी कौन-सी बात है जो बहुत अच्छी लगी?